अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर उठे नए सवाल। बुधवार तक रुकी वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घिरी सरकार। क्या अफजल के मामले में जल्दबाजी की गई? नमस्कार, बड़ी खबर में आज मुद्दा है फांसी की जल्दबाजी। वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी बुधवार तक टल गई है। इस मामले में दोषी के परिवार वालों ने फांसी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति चारों दोषियों की क्षमा याचिका ठुकरा चुके हैं। वीरप्पन के चारों साथियों ने 22 पुलिस वालों की हत्या के ये लोग दोषी हैं। अब इस बात से सवाल खड़ा होता है कि क्या अफजल गुरु के परिवार को मौका मिला था दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का? हम यहां पर आतंकवाद को ताक पर रखकर किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, ना ही किसी देशद्रोही का साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के असूल रहे हैं कि हर किसी को पूरा न्याय मिले। जब अजमल कसाब के लिए पूरी न्यायिक व्यवस्था थी तो क्या अफजल के लिए भी थी? न्यायविद फली नारिमन ने कहा है कि केंद्र ने अफजल को फांसी के मामले में जल्दबाजी की, इंसानी पहलू की अनदेखी की। फोन करके भी तो परिवार को बताया जा सकता था। आज अफजल के परिवार ने केंद्र से मांग की है कि अफजल के शव को उसे सौंपा जाए। केंद्र ने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले कहा है ऑफ रिकॉर्ड कि इस पर संसद में चर्चा कर लें। इससे पहले खबर यह भी थी कि एक विधायक घाटी में विधानसभा के आने वाले सत्र में शव को घाटी में लाने पर रेजोल्यूशन लाना चाहता है। तो सवाल है कि क्या अफजल को फांसी पर जल्दबाजी हुई? और सवाल यह भी है क्या केंद्र और राज्य सरकार जल्दबाजी पर जवाब दे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक वीरप्पन के सहयोगियों की फांसी पर रोक लगा दी। उनकी माफी अर्जी रद्द होने के बाद लोग अदालत गए थे। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार घिरी हुई है। अफजल की गोपनीय फांसी को लेकर एक बड़े तबके में नाराजगी है। खुद प्रधानमंत्री तक इस बात से नाखुश बताए गए कि उसके परिवार को फांसी से पहले सूचना नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर अपना ऐतराज जताया। कानून के जानकार भी फैसले से हैरान हैं। जाने माने न्यायविद फाली एस नरीमन ने कहा, हमारे बदतरीन दुश्मनों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जिस तरह ये किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। सरकार के पास इकलौती सफाई है कि हालात बिगड़ने के अंदेशे से खबर गोपनीय रखी गई। इसी अंदेशे से अफजल के घर वालों की अर्जी ठुकरा दी गई कि उसका शव उन्हें दिया जाए। लेकिन सरकार अगर वीरप्पन के सहयोगियों को फांसी पर चढ़ाती है तो मानवाधिकार संगठनों का जायज गुस्सा झेलेगी, और अगर वो इस फैसले को टालती है तो उसे कश्मीर के इस सवाल का जवाब देना होगा कि फिर अफजल को फांसी देने में ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं माजिद मेमन साहब, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, केटीएस तुलसी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, आबिद रसूल खान साहब, नेता कांग्रेस, महमूद बेग, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल जलाली, कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो फिलहाल आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस समय स्थिति को हम कैसे समझें और कैसे आंकें। माजिद मेमन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, वीरप्पन के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा तो इस तरफ ये सवाल उठे हैं। फली नारिमन साहब का बयान हमने देखा। आप कैसे ले रहे हैं समय स्थिति? देखिए निधि, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है काफी समय से, लंबे समय से, पिछले साल भर से इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि डेथ सेंटेंस पहले होना चाहिए या डेथ सेंटेंस अबॉलिश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर डेथ सेंटेंस कानून की किताबों में है तो उस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन तक का जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरह से निभाई जाए। देखिए, डेथ सेंटेंस की या सजाए मौत की एक विशेषता है जो और सजाओं से अलग है। वो यूं कि सजाए मौत एक ऐसी सजा है
जो वापस नहीं ली जा सकती। अगर आपने किसी को तो कह दूं कि करुणानिधि ने कुछ ही देर पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले ही कहा है कि जो ये पेनल्टी इसको लॉ बुक से हटा दिया जाए। इसका अंदाजा है मुझे, मैंने करुणानिधि का बयान देखा है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सजाए मौत एक ऐसी सजा है कि जिसके बारे में विश्व के कई देशों ने इसका विरोध किया है और वहां सजाए मौत नहीं है। हमारे देश में बहरहाल आज कानून में सजाए मौत है, तो हमें वो तमाम एहतियातें बरतनी चाहिए कि जिससे कहीं गलती नहीं हो। कभी कभार ये भी हो सकता है कि सच्चाई आखिरी फैसले के काफी अरसे बाद रूनुमा हो, नजर आ जाए, तो फिर अगर हमने उसे फांसी दे दी है तो हम अपने आप को कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सजाए मौत का जो मामला है उसका आखिरी जो स्टेप है फांसी पर उस कॉन्विक्ट को लटका देना, उससे पहले बहुत विचार करने की जरूरत है। अफजल के मामले में जो आज हम समझना चाह रहे हैं, क्या जल्दबाजी हुई? देखिए, अफजल के बारे में जैसा आपने शुरू में भी कहा कि अफजल का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि अफजल की फांसी अभी हुई। चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई मर्डरर हो, जब उसका मुकदमा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में गंभीर तरीन मामलों में आता है तब उसको फांसी की सजा, कानूनी प्रक्रिया है, उससे गुजरकर फाइनल होती है। जैसे 3 तारीख को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट की और 9 तारीख को उनको फांसी दे दी गई। अब इस मामले में जैसे हम वीरप्पन के मामले में देख रहे हैं, तो जो उनका परिवार है वो याचिका दे रहा है और जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ा, अब बुधवार तक रुक गई। लेकिन जो ये फांसी की सजा, क्या यहां पर जिस तरह से हम सब जानते हैं, जब से फांसी हुई हम बहुत चर्चाएं हुई कि परिवार को स्पीड पोस्ट से चिट्ठी गई कि नहीं। फले नार्मल साहब ने उन्होंने अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई फोन भी तो किया जा सकता था, अगर मैनुअल में है कि अगर आप चिट्ठी भेजें, लेकिन क्या फोन, ये इंसानियत जो है हमारे देश में, इंसानियत का पहलू है। आप ये कह रही हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। देखा जाए तो नाइंसाफी जरूर हुई है, ये हम भूल जाए कि कौन है और किस बात का कन्विक्ट है। वो भी सजाए मौत उसको पात्र है, ये भी सजाए मौत। क्या उसकी पत्नी को अगर मालूम होता तो क्या उनके पास अभी भी प्रोविजन था कि वो दोबारा जाती? इसी रास्ते पर जिस पर वीरप्पन गए हैं, इस पर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में रोक के लिए आखिरी दरवाजा खटखटा सकते थे आखिरी बार। यही सेम थिंग अप्लाइज कि भाई एग्जीक्यूशन फाइनल, मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के रिजेक्ट कर देने के बाद अगर आपको जानकारी ही नहीं मिलती, आपके परिजनों को उसकी इत्तला नहीं दी जाती, तो जाहिर है उनका ये अधिकार मारा गया। बिल्कुल। आबिद रसूल खान साहब, आपसे कांग्रेस पर जिस तरह से अब क्या जल्दबाजी की गई, एक मौका परिवार को मिल सकता था। जी, जैसा कि अभी माजिद साहब बता रहे थे कि जो लॉ का पोजीशन है और लॉ के तहत जो अपील एक कन्विक्ट को होती है और उसको एक जो मौका दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो इसमें काम हुआ है, इसमें कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की कुछ जल्दबाजी हो सकती है या उन्होंने अपने रूल्स को सही फॉलो नहीं करे होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी उन पर आती है। मगर एक इंसानी तौर पे कि भाई आप जब एक आदमी को सजाए मौत दे रहे हैं तो उसके ख़ानदान वालों को बताना बिल्कुल एक ज़रूरी है, और उसको बताने से मैं समझता हूं कि कोई मुल्क को नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो सज़ा दी जा रही है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे दी जा रही है और प्रेसिडेंट साहब उसको क्लेमेंसी पिटीशन डिसमिस करने के बाद ही दी जा रही है, तो उसमें कोई रुकावट ला नहीं सकते। ये मुल्क का लॉ है और मुल्क के लॉ एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। मगर एक बार अगर उनको मौका देते हैं तो इसमें कोई हमें नुकसान नहीं होता है। और बेसिकली ये है कि अगर इसमें कोई ऑफिसर्स अगर अपना रोल बराबर नहीं करे हैं तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि भाई आप लोग अपना रोल क्यों नहीं अदा किए। रसूल साहब, यहाँ पे तो मैं आपसे इस पे तो जवाबदेही बनती है ना, किसी की अगर जान जाती है, कुछ ऑफिसर्स को आप कह रहे हैं, ऑफिसर्स माने क्या, कौन ऑफिसर्स माने? जैसा कि क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था जब ये फांसी हुई थी उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री थे वो ही बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे थे इस बारे में। जी, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, प्रेसिडेंट के निर्णय के बाद जो भी आगे कार्रवाई होती है वो एक ऑफिसर्स ही करते हैं, कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी नहीं करती है। तो ये जो ऑफिसर्स प्रेसिडेंट भी सर वो एक्शन पे मोहर लगाते हैं जो कैबिनेट उनको रेकमेंड करता है। हाँ, प्रेसिडेंट के मोहर के बाद बोल रहा हूं मैं, जब प्रेसिडेंट का मोहर लग जाता है उसके बाद की कार्रवाई सिर्फ ऑफिसर्स ही करते हैं, इसमें कोई पार्टी का या कोई इंडिविजुअल का रोल नहीं होता है। तो जो ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए हैं तो कोई किसी के ऊपर इसमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम महबूब बेग साहब को लेकर आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, आप अब इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या इसके लिए कोई पार्टी या सरकार जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ कुछ ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं अगर जल्दबाजी हुई तो? देखिए, मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पूरे मुल्क में एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट जो अटैक पार्लियामेंट पे हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि उसको बुलाया नहीं जा सकता, या उसमें जो मासूम और बेगुनाह मारे गए हैं उसको भी बुलाया नहीं जा सकता। मगर एक बात हमें अपने लोगों को समझानी पड़ेगी जो हम समझा नहीं सकते। इस कानून का इस देश का कानून एक है, प्रोसीजर एक है और अप्रोच एक होना चाहिए। ये जो डेथ रो पे हैं, ये जो भी हैं, उनको उनकी तरफ एक अप्रोच और एक ही कानून और एक ही प्रोसीजर लागू किया जा सकता है। अब यहां पे अफजल गुरु के मामले में एक सेट ऑफ लॉ, एक सेट ऑफ प्रोसीजर और एक अप्रोच किया गया, और वीरप्पन के वो जो उसके साथी हैं उनके बारे में दूसरा, और जो राजीव गांधी के किलर्स हैं उनमें भी डिफरेंट, और जो रजवाना है उसमें भी डिफरेंट। तो हम अपने लोगों को समझा नहीं सकते हैं। अब मुझे बता दीजिए, अगर जब इस देश में प्रेसिडेंट मर्सी अपील रिजेक्ट करता है, अगर रजवाना को यह हक बनता है कि वो कोर्ट के पास जाए, या अकाली दल सरकार जो बीजेपी के साथ वहां पार्टनरशिप में है वो आती है, होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ टाइम मुकर्रर करते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब के जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंचेगी, इसलिए ये रोक लीजिए, और वो रोका जाता है। इसी तरह राजीव गांधी के जो कातिल हैं उनको पहले ही 1 महीना पहले उनको नोटिस दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी मर्सी अपील जो है रिजेक्ट हुई है, और वो उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट से स्टे लाते हैं। तो यहां पे अफजल गुरु के बारे में तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। आप देखिए महबूब बेग साहब, तो यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, ठीक है, मर्सी अपील 8 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर सोती रही। जी, आबिद रसूल साहब, क्या भेदभाव किया गया केंद्र सरकार की तरफ से? जी, इस तरीके के सवालात और इस तरीके के चर्चे मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो फांसी की सजा दी गई है वो फांसी की सजा पूरे स्टेप्स में माने, जैसा कि एक लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास अर्जी पेश करने के बाद दी जाती है। और जरूर जैसा अभी बेग साहब बता रहे हैं कि एक ही सेट ऑफ रूल्स हर एक के लिए चाहिए, चाहे वो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, या ड्रग कारोबारी हो, या किसी का डाकू हो। तो इस तरीके से हमको ये एक सेट ऑफ रूल्स कायम करना है जिसके तहत हर आज डेथ सेंटेंस को अपना एग्जीक्यूशन तक ले जाए। इसके अंदर जरूर मेरी ये राय है कि बेग साहब की सजा को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रही हूं, जो कानून ने अपना काम किया मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रही हूं। मैं ये समझना चाह रही हूं, क्या सरकार की तरफ से एक जल्दबाजी की गई जब एग्जीक्यूट किया, जो फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, क्या एक मौका था अफजल गुरु के पास कि उसका परिवार एक और याचिका दे? मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूं। जी, ये जो है, आपको जो लीगल एक्सपर्ट्स आज आपके पैनल पे हैं, हमारे माजिद मेमन साहब, उनसे अगर आप ये सवाल पूछे तो ठीक होगा। मगर मैं ये बताना चाहता हूं, है मौका था जिसको शायद हमने गवाया। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली इसमें जो हुकूमत है, चाहे वो कोई मुसलमान हो या कोई और हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और जो भी पनिशमेंट है बिल्कुल एक तरीके से और एक सिस्टम से देना चाहिए। इसमें ये कोई दो राय नहीं है। अब इसमें इनको मौका था या मौका नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको मैं आंसर नहीं कर सकता हूं। जो पैनल पे अपने पास बड़े वकील हैं, आप उनसे पूछे तो ठीक रहेगा। ठीक है, राहुल जलाली, आप कैसे इस समय आके, क्या ये जल्दबाजी हुई या नहीं हुई? देखिए, जल्दबाजी तो बाकायदा हुई, पर उससे बड़ी बात जो ये है कि हमारी सरकार ने ये जो कदम लिया है, इस पे कुछ सोचा भी नहीं है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इससे होगा क्या, बिल्कुल नहीं सोचा। जैसे महबूब बेग ने अभी कहा है कि ये हिंट कर रहे हैं कि कश्मीर को किसी अलग पैमाने पे तोला ना जाए, पर जो मैसेज अब जा रहा है, जो वीरप्पन के साथियों के साथ जो फैसला लिया गया है, उससे कश्मीर को एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि कश्मीर को एक अलग पैमाने पे तोला जा रहा है। दूसरी बात, ये कहना कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, एक अफसरों के लेवल पे ये किया जाए, ये बात मुझे जचती नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी हो, एक बहुत बड़ी ये राजनीतिक फैसला था, ये पॉलिटिकल फैसला था अफजल गुरु को जो फांसी दिया गया। और अगर इतना बड़ा फैसला आप ले रहे थे तो उसके नतीजे क्या होंगे, उसका रिपरकशन जमीन पे क्या होगा, कश्मीर पे क्या होगा, देश में किस किस्म की बहस चलेगी, इस पे बड़ी गहराई से सोचना था। और मुझे लगता है इस पे वो
राजनीतिक सोच इससे गायब थी। इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पर कोई टिप्पणी नहीं कही, उसको गहराई से सोचा नहीं गया। अब आप देखिए, आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अफजल गुरु के जो बॉडी का सवाल है, जो बात आ रही है, जो उनके फैमिली जो पेश कर रही है, उस पे अब डिबेट होगा पार्लियामेंट पे। उस पे भी देखिए इतनी चर्चा हो चुकी है, उस पे भी कभी हाँ कभी ना। बिल्कुल राहुल, ये रवैया चल। बिल्कुल महबूब बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कहीं पर एक खबर ये छपी कि आपके स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने ये कहा है कि जो कश्मीर बार एसोसिएशन है उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसने अफजल गुरु को फांसी में जो जिस तरह से डिफेंस देना चाहिए था वो डिफेंस नहीं दिया। राज्य सरकार क्या कर रही थी? नहीं, बार एसोसिएशन का कहां है, इसमें सवाल कहां उठता है? सवाल उठता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया इसको फांसी देके। हमारे चीफ मिनिस्टर ने रिपीटेडली कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि कश्मीर, देखिए बड़ी मुश्किल से 2 साल हुए, एक अमन सा आ गया था कश्मीर में और लाखों टूरिस्ट और पंचायत इलेक्शन उमर अब्दुल्ला की सरकार में हुए थे। हमने बार बार उमर अब्दुल्ला ने उनको कहा था इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, तो मेहरबानी करके कम से कम जैसे आप बाकुओं के साथ एड्रेस करते हैं, अप्रोच करते हैं जो कन्विक्ट्स हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा था क्या उनके पास ऑप्शन था? अगर राजीव गांधी के किलर्स पे ऑप्शन था और उन्होंने स्टे लाया, अगर रजवाना के केस में ऑप्शन था और उसको स्टे किया गया, तो अफजल गुरु के केस में क्यों नहीं हो सकता था? इसमें तो लीगल कानूनदान से जानने की जरूरत ही नहीं, ये तो सब कुछ हो रहा है। नहीं सर, वैसे तो तमिलनाडु में आपको याद होगा, तमिलनाडु में 2011 अगस्त 30 को जयललिता की सरकार ने एक रेजोल्यूशन लाई थी और उन्होंने कहा था कि जो ये पूरा राजीव गांधी के जो 3 असैसिन्स के मामले में उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर लिया था। कश्मीर में तो ऐसा नहीं हो पाया था। नहीं, मैं तो आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने इमीडिएटली ट्वीट किया, उन्होंने कहा देखिए तमिलनाडु रेजोल्यूशन पास करती है और खामोशी छा जाती है, इवन बीजेपी एक लफ्ज नहीं कहती है, और अगर हम सोचेंगे भी रियासत जम्मू कश्मीर में तो हंगामा उठ जाता है, ये तो फैक्ट है। तो हमने कई रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किए, तो उनका क्या बना? जम्मू कश्मीर के साथ वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो ये एलिनेशन जो है जो उमर अब्दुल्ला इस वक्त रात में 8 बजे तो आप लोगों को आपकी सरकार को पता लग गया था और सुबह 8 बजे हुआ, तो करीब 12 घंटे थे, उसमें राज्य सरकार एक्ट कर सकती थी, कह सकती थी, लेकिन वो अपने आप में और सवाल है क्योंकि अब ये फांसी दी जा चुकी है। लेकिन हम जो मसला समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझने की इस समय कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मौका था, एक मौका परिवार को दिया जा सकता था। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई संसद में चर्चा कर ले इस पूरे मामले पे कि जो शव है वो जाएगा कि नहीं, क्या वो अपने आप में ये मामला तूल पकड़ेगा? महबूब बेग साहब, आपको क्या लगता है इस मसले पर? ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, मैं जानती हूं आपकी सरकार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए, लेकिन इस पे आपकी राय क्या? जेल का मैनुअल फॉलो किया जाए या फिर शव लाया जाए, क्या सोच है आपकी? नहीं, जेल का मैनुअल तो ये था कि उनको कम से कम जो बेसिक कर्टसी थी, ह्यूमन कर्टसी थी, और जेल का मैनुअल है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। देखिए, बजाय इसके कि हमारे होम मिनिस्टर ये कहते कि स्पीड पोस्ट से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, 2 साल 2 दिन पूरे देश में इस पे चर्चा हो चुकी थी। बिल्कुल, बेग साहब, प्रधानमंत्री ने भी इस पे, मैं बता दूं दर्शकों को, प्रधानमंत्री भी बिल्कुल प्रधानमंत्री भी बहुत नाखुश थे कि जिस तरह से परिवार को इतनी देर से बताया गया। लीजिए, अगर वो वाकई नाखुश हैं, अगर गलत हुआ है तो उसको कम से कम अब डेड बॉडी को तो उनके जो फैमिली है उनके हवाले किया जाए, फिर ही ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि वाकई आपको पछतावा है, वाकई आप कह रहे हैं कि इसमें गलती हुई है, जल्दबाजी हुई है, तो फिर इसमें संसद में बहस करने की क्या बात है? अपनी गलती को सुधारने का एक मौका है, कम से कम उसकी फैमिली को डेड बॉडी दी जाए। डेड बॉडी तो अब कोई खतरनाक बात नहीं बन सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, जो लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल। केटीएस तुलसी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। मिस्टर तुलसी, जिस तरह से वीरप्पन के मामले में स्टे मिली और अब अफजल गुरु के मामले में क्या सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई? नहीं, सरकार की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं हुई। ये हम हर एक केस को बराबर नहीं समझ सकते।
जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक था, ये देश के ऊपर हमला था और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। जो इंडिविजुअल क्राइम हैं उनकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, मगर इस केस में जहां पे सारे देश की सेंटिमेंट्स का सवाल था, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, ये तो प्रोविडेंशियल एस्केप हुआ कि सारे भारत के नेता जो वहां पे थे वो बच गए। मगर सवाल ये पैदा होता है, सरकार की जिम्मेवारी ये भी होती है कि वो सोचे कि एक काम का असर वो उसके प्रदेश में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में क्या उसका असर होगा। अगर शांति भंग होने की आशंका हो और लोगों की जान को खतरा हो तो कोई भी कदम जो उठाने उचित होते हैं वो सरकार उठा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर लोगों को पहले पता चल जाएगा कि फांसी का टाइम ये है, ये दिन है, तो शायद उत्तेजना हो जाए और इसी वजह से और सैकड़ों जानें जा सकती हैं। तो सरकार को सभी बातों के बारे में सोचना होता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं जब बिल्कुल जो पूरा प्रेसिडेंट ने फैसला लिया, लेकिन क्या अगर परिवार को समय पे पता लग जाता तो जिस तरह से आज वीरप्पन के मामले में स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से, क्या इस मामले अफजल गुरु के मामले में भी क्या और समय मिल सकता था? नहीं, यहां पे वीरप्पन के मामले में इतनी एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस नहीं है, मगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ही ये कहती नहीं है कि यहां पे आग लग जाएगी सारे प्रदेश में। तो पहले से ही जो माहौल बन रहा था वही अलाउ नहीं करता था कि इसमें कोई भी समय दिया जाए। तो इसलिए जब फेट अकम्प्लाई होती है तो उसमें जो उत्तेजना होती है वो कम होती है। अशांति की बात तो वहां पे भी हो सकती है, पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हो सकते हैं। आने वाले चुनावों को देखकर भी कितने मामले उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, हम इस पे गौर करेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत लौटते हैं। इस मामले में बड़ी खबर में गौर करेंगे। वेलकम टू माजिद अनंत सर। तो बड़ी खबर में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अफजल गुरु के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई? अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तुलसी साहब मेरे मित्र जिनको मैंने अभी सुना, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कहीं थोड़ा सा उनसे मेरी असहमति ये है कि अगर किसी भी सरकार को रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, कानून की हुक्मरानी की तामील करनी है, तो वहां ये सवाल कि ब्रीच ऑफ पीस होगा या उससे और जाने चले जाएंगी माकूल नहीं लगता, क्योंकि कभी भी किसी भी इफेक्टिव सरकार को मानव अधिकारों के साथ या मूल समानता के अधिकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता किसी के साथ में। और ये पार्लियामेंट का केस है इसलिए अलग है और दूसरा केस अलग है, इससे भी सहमति नहीं। पार्लियामेंट का केस तो अगर आप ज्यादा गहरा समझते हैं तो उसे 2 सजाएं मौत दे सकते थे, क्या आप नहीं दे सकते हैं आप? तो आपने गंभीर तरीन शिक्षा दे दी, उस गंभीर तरीन शिक्षा को देने की जो प्रणाली कानून में तय है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि इससे बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाती है कश्मीर में, तो कश्मीर में प्रिपेयर करना चाहिए था। और जैसा कि आपने सही कहा था डिबेट के दौरान, यहाँ पे इंसानियत की बात कर रहे हैं, एक उस इंडिविजुअल का क्या, हम आसपास की सराउंडिंग्स कह लें कि राज्य में तनाव हो जाता है, यहाँ पे तनाव हो जाता है, केंद्र में पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन जो एक इंसान का हक है जाने से पहले क्या वो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर सकता है? अफजल गुरु की पत्नी का अधिकार नहीं था कि वो अपने पति के संबंध में आखिरी लड़ाई भी लड़ लेती, उसके पास वो अधिकार था, उसका वो अधिकार मारा गया, वो तो टेररिस्ट नहीं थी। इसलिए मानव अधिकार के जो हमारे लोग हैं ना, वो हमारे तुलसी साहब की मैं कुछ हद तक उनसे सहमत भी हूं, तो भी मैं समझता हूं ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इंसानियत का जो पहलू है उस पर हम आपके विचार? जी 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 मेरे को पूछ रहे हैं? जी सर। मैं ये कहता हूं कि जहां पे एक व्यक्ति का अधिकार है, उसके परिवार का अधिकार है, वहां पे पूरे समाज का भी अधिकार होता है, पूरे प्रदेश का अधिकार होता है, पूरे देश का भी जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट हैं इनको बैलेंस करना होता है सरकार ने।
ये नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज होगा और या ये रेलेवेंट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट भी रेलेवेंट है सर, नेशनल इंटरेस्ट तो वीरप्पन वाले मामले में भी है। हमारे 20 पुलिस वाले मारे जाते हैं और तमाम और पुलिस वालों को उन्होंने मारा था, कितनों की करोड़ों की तस्करी की थी सर। ठीक बात है जी, नहीं, मगर लेवल ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस एक केस में ज्यादा है, दूसरे में कम है। तो एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और उसके मुताबिक सर्कमस्टेंसेस को ढालना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। यही हम अगर यहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ पीस ज्यादा है, बिल्कुल जो एप्रीहेंशन था सरकार का वो जजमेंट कहीं गलत था। जलाली साहब देखिए, मुझे लगता है ये एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, तो वो एप्रीहेंड तो कर ही रहे थे, इसीलिए टोटल कर्फ्यू लगा दिया गया। और अगर कर्फ्यू से संभाल पाए, क्योंकि अब देखिए जब कर्फ्यू हटा है तो काफी जो माहौल है उतना बिगड़ा नहीं जो एप्रीहेंड कर रहे थे। तो अगर यही मामला था एप्रीहेंशन फॉर ब्रीच ऑफ पीस, तो उससे फैमिली से आप अगर मिलने देते तो कर्फ्यू तो भी लगना था, तो भी वही हालत होती जो अभी हो रही है। तो ये कहना कि लेवल क्या है कि एक मुजरिम दूसरे मुजरिम से अलग है और वो कि लेवल ढूंढा जाए, किसको किस लेवल पे सजाए मौत दी जाए, ये मुझे कुछ बात जचती नहीं। और ये एप्रीहेंशन की बात तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस तो वो तो गवर्नमेंट का काम था उसको संभालना, और उन्होंने संभाला कर्फ्यू लगा के। तो वो तो ऐसे भी होता और वैसे भी होता। तो कर्फ्यू की भी सीमा होती है, कितनी देर तक कर्फ्यू चल सकता है। 9 दिन तो कर्फ्यू चला और उसके बाद भड़का दिया जाए। देखिए फ्राइडे तक कर्फ्यू चला और उसके बाद जब खुले हैं कर्फ्यू तो उससे हर जगह कहीं कहीं कुछ पथराव हुए हैं, पर कश्मीर को बिल्कुल आग लग गई वो तो नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर सिचुएशन को इस तरह हैंडल कर सकते हैं तो वैसे भी हैंडल कर सकते थे। उसके खानदान को अफजल गुरु से मिलने से रोका क्यों गया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। रोका इसलिए गया क्योंकि अगर उनको शव दे दिया जाएगा, मैं शव देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके फांसी से पहले उनको मिलने ना दिया जाए, ये बात कोई मेरे समझ में नहीं आई। तुलसी साहब सवाल एक भी है और खान साहब आपसे भी सवाल मैं यही पूछना चाह रही हूं। ठीक है, फिलहाल अब जिस तरह से शव वहां पर है और जो परिवार है वो कह रहा है हमें शव दे दिया जाए, सरकार की तरफ से ठीक है एप्रीहेंशन ये भी है कि बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और उसमें और तकलीफ वहां पे आ सकती है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि इस पे संसद में चर्चा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि जो जेल का मैन्युअल है उसके हिसाब से हम चलेंगे? जी, मैं जहां तक समझता हूं ये प्रधानमंत्री जी जो ख्यालात लोग जाहिर कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कि भाई कुछ गलत हुआ है और कुछ उनको मौका नहीं दिया गया है, तो ये ख्यालात पे वो एक इंसानी तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम इस पे भी चर्चा करेंगे और अगर कोई गलत करे हैं, अगर लॉ को फॉलो नहीं करे हैं और मैनुअल को फॉलो नहीं करे हैं तो बराबर हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब सवाल जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कि भाई इस हालात में इनको पूरा मौका दिया गया या नहीं दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं तो इसमें जो है एक ही बात यह हो सकती है, अगर मौका नहीं दिया गया तो कौन नहीं दिए, ये ऑफिसर्स नहीं दिए या हुकूमत नहीं दी। तो हुकूमत का रोल तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वही जिम्मेदार हैं कि भाई जो जजमेंट आता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर वो ये समझते हैं कि कुछ हालात में ऐसा करना चाहिए और उनका सोच गलत है तो वो उसके जिम्मेदार है। अब आने बड़े स्तर पर फैसला हुआ है। 400 ये ऑफिसर्स के स्तर पर फैसला नहीं हुआ है सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 475 लोग और फांसी की सजा के लिए वेट कर रहे हैं, माने अपने जजमेंट हो चुका है। तो आप अगर इस तरीके का अगर हम सोच डेवलप करेंगे कि भाई हर एक के लिए अलग अलग वसूल हो तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा जो है मैनुअल जो है वो मैनुअल को फॉलो करते हुए मैनुअल के तहत जो रूल्स है उसके तहत आपको काम करना चाहिए। इतना सेंसिटिव मैटर था जिसके बारे में फूंक फूंक के कदम रखा केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार के साथ में जो तालमेल कुछ घंटों पहले किया। सर 2005 में मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हुई थी, उसके भी 9 साल गुजर गए। जी। तो ये मामला सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और बीजेपी जो ऑपोजिशन में पार्टी है बार बार केंद्र सरकार को इस मामले पर ही लाकर टारगेट करती थी कि विलंब हो रहा है।
जी। कोई पॉलिटिकल कंपल्शन में काम नहीं हुआ निधि जी, कोई पॉलिटिकल कंपल्शन में काम नहीं हुआ। सर, तो आप कह रहे जो गृह मंत्री के बयान थे, क्या उससे बचने के लिए या उसको एक तरह से लोगों की वो हटाने के लिए कदम जल्दी से नहीं उठाया गया? नहीं, जल्दी से कोई इसमें कदम, 9 साल आप खुद बता रहे हैं कि 9 साल हुए हैं। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि भाई उनको मैनुअल के तहत उनके पूरे रूल्स फॉलो किए गए या नहीं किए गए। अगर नहीं किए गए हैं तो इसके जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, नहीं, हुकूमत नहीं होती। मैनुअल, देखिए मैनुअल को फॉलो करना बहुत छोटी बात है। आप बहुत नीचे सतह पे जा रहे हैं कि वहां मैनुअल को वो प्यून लेकर गया था फाइल या नहीं, या वो जेलर, ये लोग सिर्फ ऊपर के आदेश पर काम करते थे। इसमें कोई आपकी बात मानेगा नहीं कि ये किसी क्लार्क ने गलती कर दी या किसी अफसर ने गलती कर दी। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि हर एक के लिए रूल एक ही होना चाहिए, चाहे वो ये सही है, कोई बिल्कुल हर एक के लिए रूल एक ही होना चाहिए, हर एक के लिए लॉ एक ही होना चाहिए। और हम इस तरीके के जजमेंट्स को हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन पे बांटे ना। बिल्कुल नहीं बांटते सर, बिल्कुल नहीं बांटना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं बांटना चाहेंगे। बात तो इसी पे हो रही है कि अफजल गुरु को अभी तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि ये जो क्राइम था ये पार्लियामेंट के खिलाफ था, इसीलिए ये एक अलग किस्म का क्राइम है, तो उन्हें सजा ही अलग दी जाए। तो ये तो आप खुद ही अलग कर रहे हो। बेग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बेग साहब। फिर बात तो ये सही है कि सबके लिए एक ही होना चाहिए, फिर ये अलग क्यों? देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी एक ही कैटेगरी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ये पता नहीं ये कैसे तुलसी साहब इनको अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस इन सबों केसेस को किया है, तो इनको अलग अलग से कैसे देखा जा सकता है? और ये कि इससे क्योंकि अमन बिगड़ सकता था, इसलिए हम अचानक और पूरी सिक्रेसी में और उनके फैमिली के जो राइट्स है, यानी मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश जो है अपने लोगों से मिलना, उसको इससे भी महरूम किया जाए और फिर ये कहा जाए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जो कि हम रह रहे हैं, मगर एक हिस्सा ऐसा है। राज्य सरकार पर भी सवाल उठते हैं। क्या राज्य सरकार को जब 12 घंटे पहले इत्तला दे दी गई थी, क्या राज्य सरकार की तरफ से, जिस तरह से हम तमिलनाडु की सरकार का रिएक्शन देखते हैं, क्या राज्य सरकार की तरफ से वैसा ही रिएक्शन आया? हाँ, रात के 8 बजे से जिस तरह से सुन तो लीजिए प्लीज। जी, सुन तो लीजिए प्लीज। वही मैं कह रहा हूं आपको, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ऑल अलोंग कंसिस्टेंटली, हमने भी पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा था, ये तो 12 घंटे पहले फेट एकम्पली उनको दी कि हम फैसला कर चुके हैं, अब आप भुगत लीजिए। वही तो दर्दनाक दास्तान है जो उमर अब्दुल्ला ने कुछ सवालात खड़े किए हैं, पूरे देश को उनके जवाबात ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, कर्फ्यू उठ गया और हालात ठीक हो गए, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसका बुरा असर पूरे कश्मीर पर पड़ सकता है। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि रात 8 बजे प्रीवियस नाइट में एडमिटेडली चीफ मिनिस्टर को जब इत्तला हो गई थी कि कल सुबह 8 बजे उसकी फांसी का वक्त तय किया गया है गुप्तता के साथ, मुख्यमंत्री ने तुरंत उनकी पत्नी को बुलाकर ये खबर उनको क्यों नहीं दी और उन्हें क्यों नहीं कहा कि फौरन दिल्ली चले जाओ, 12 घंटे का समय है और तुम जाके मिल भी सकती हो और तुम्हारे अधिकार भी, ये मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया? इसका बात करा देते, इसका जवाब दें। ये क्या सवाल आप कर रहे हैं? ये तो सवाल क्या आप कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फेट एकम्पली उनको दे रही है, 12 घंटे का समय दे रही है। ऑलरेडी हालात, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सिर्फ 2 साल हुए हैं हालात को ठीक होने में। इतनी कमेटीज बनी है, इतने इंटरलॉक्यूटर्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि एलिनेशन को एड्रेस करना है, रिकमेंडेशंस दी हैं, वो सब कुछ हो नहीं रहा है। और अचानक का पे जिसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और रेमिफिकेशंस हैं, वो एक ऐसा फैसला कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी पहलू पर गौर करेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में अब समय हमारे साथ बहुत हमारे पास कम है। राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे बेग साहब कह रहे थे कि उनके चीफ मिनिस्टर ने वो हाथ बंधे थे, कुछ नहीं कर पाए, पर मैं एक चीज उन्हें याद दिलाऊंगा कि यही रेजोल्यूशन काफी देर पहले उन्हीं के एक पूर्व साथी जो उनके सपोर्ट से जीते हैं, इंजीनियर रशीद ने लाया था, और जिससे तब के स्पीकर जो अब एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं स्टेट में, उन्होंने उसको आने नहीं दिया।
तब पीडीपी उसे सपोर्ट कर रही थी। आप अगर तमिलनाडु की बात करें तो वो शार्प एक कॉन्ट्रास्ट है कि तमिलनाडु में तो रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर उमर अब्दुल्ला साहब इतने ही इंटरेस्टेड थे अफजल गुरु के मामले में तो उस रेजोल्यूशन को रोका क्यों गया? एक दूसरा, 1 साल तक ये तमाम कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी की बात है, ये सोते रहे जब कोर्ट केस था अफजल गुरु का, उन्हें वकील नहीं मिली, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके फांसी की जब सजा उनको दी गई उसके बाद 9 साल हो गए, ये इशू कश्मीर में कभी रहा नहीं। किसी ने, वो अलगाववादी जो फोर्सेस हो या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, ये तमाम पार्टीज का आप रिकॉर्ड लीजिए, सिर्फ इंजीनियर रशीद एक एमएलए हैं जो बीच बाज में इस पे मुद्दे पे बोलते रहते हैं। अभी भी 17 फरवरी को उन्होंने कहा कि दोबारा लाना चाह रहे हैं। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये चुप्पी इनकी तरफ से भी रही क्योंकि जम्मू कश्मीर बदकिस्मती से हम अपने रेजोल्यूशन का फेट देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर ने रेजोल्यूशन, असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा, शायद 3/4 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन उसको, पर ये हमारे रेजोल्यूशंस को कभी सीरियसली नहीं लिया गया। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा था एज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कि वहां पे ये सब कुछ करने दिया जाता है और यहां पे अगर कहते हैं ना वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता और हम भी करते हैं तो हंगामा हो जाता है। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि ये रेजोल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं ये रशीद इंजीनियर की बात नहीं है। नहीं, एनडीए सरकार ने उसे खारिज कर दिया था, वो ऑटोनॉमी की बात थी। और अगर उसे पास करवाना था तो उमर साहब जो जब इसी हुकूमत में, एनडीए की हुकूमत में केंद्र में मंत्री थे, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था क्योंकि कश्मीर में कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज भी अगर ये इतना है तो उन्हें शायद रिजाइन करना था, तो उनकी मॉरल अथॉरिटी भी बहुत ऊंची हो जाती। नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर के असेंबली के जो रेजोल्यूशंस है उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाए और तमिलनाडु के जो रेजोल्यूशंस है उनको रेस्पेक्ट दी जाए। जम्मू कश्मीर के असेंबली डिसरिस्पेक्ट के बाद कुछ बोलती ही नहीं है, खामोशी लगाए रखती है और सरकार में बनी रहती है। तो इस पे भी तो सवाल उठेगा। रेजोल्यूशन विल नॉट हैव द इम्पैक्ट ऑन लीगल प्रोसेस। जो लॉ का जो प्रोसेस है, रूल ऑफ लॉ को इम्पैक्ट करना है। ठीक है, वो एक सोच की बात है। जो पॉलिटिकल दबाव की बात हम कर रहे हैं वो है। जी मेमन साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रेजोल्यूशन की वजह से किसी काम को करना या किसी काम को रोक देना, ये हमारे रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अगर कानून एक बात की इजाजत नहीं देता तो वो नहीं किया जा सकता, चाहे 10 रेजोल्यूशन पास क्यों ना हो। और कानून अगर एक काम करने को जायज करार देता है और उसे जरूरी मानता है तो चाहे 10 रेजोल्यूशन। आबिद रसूल खान साहब, आखिर में आपसे सवाल, मेरे पास सिर्फ 20 सेकेंड बचे। क्या आपको लगता है जो अब ये शव को राज्य सरकार या उसके परिवार को सौंपने का मामला है, ये सरकार के लिए मुश्किल बनने जा रहा है? ये मैंने समझता हूं क्योंकि हम जहां तक ये सवाल उठा इस पर मैं आंसर ये देना चाहूं कि हमारी गवर्नमेंट सबको इक्वल तरीके से और सबको बराबरी का हक देगी और न्याय देगी। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए या कुछ कम्युनिटी के खिलाफ या कोई रिलीजन के खिलाफ हमारे पास काम होने का कोई अंदेशा नहीं है। इसी पे सवाल है सर, इसी पे तो सवाल उठ रहे हैं और इसी पे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अभी मैं जी बिल्कुल मैं इस पे आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारी हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके अंदर कोई एक रिलीजन या एक रीजन्स के खिलाफ हो। जी। दूसरी बात जो है डेथ पेनाल्टी की, जैसा अभी मेमन साहब बताए हैं। सर आपने, मेरे पास समय इतना ही था सर, आपने जो बोला हमने सुना और तमाम मेरे पैनलिस्ट आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे आज जिस तरह से वीरप्पन के साथियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, क्या इस मामले में जो अफजल गुरु का मामला था सरकार की तरफ से, केंद्र राज्य सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई? तो फिलहाल यही आज सवाल था बड़ी खबर में। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।